हमने हमारा सेक्शन शुरू किया था कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, जिसमें हमने देखा कि जो पेस्टोरल्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कॉलोनियल रूल की वजह से। और उसमें हमने फिर समझने की कोशिश की कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई। तो हमने फर्स्ट रीज़न जो है वो डिस्कस कर चुका है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो भी वेस्ट लैंड रहती थी या जो भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे, कोई भी ऐसी लैंड जिस पे खेती नहीं हो रही थी उसको ब्रिटिशर्स अनप्रोडक्टिव कंसीडर करते थे, उसको वेस्ट लैंड कंसीडर करते थे और इस वजह से कहते थे कि जितनी भी लैंड खाली है, जितनी भी लैंड पे खेती नहीं हो रही है, उन सभी लैंड्स पे खेती करने की ज़रूरत है। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स भी लाए, वेस्ट लैंड रूल्स लाए और उन्होंने जो ज़मीनें हैं वो अपने कब्जे में लेके अलग अलग लोगों को दे दी और उनको बोला कि वहाँ पे खेती जो है वो करो। तो इस तरीके से जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे पेस्टोरल्स के वो कम हो गए। जिन पहले ज़मीनों पे जाके वो अपने जानवरों को चराया करते थे, अब वो ग्राउंड्स बचे ही नहीं उनके लिए। तो इस वजह से उनकी हालत जो है ख़राब हो रही थी। अब हम सेकेंड रीज़न को डिस्कस करेंगे कि क्यों उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। Second, by the mid 19th century, various forest acts were also being enacted in the different provinces. तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि जो वेस्ट लैंड रूल्स हैं वो ब्रिटिशर्स लाना शुरू कर चुके थे ताकि वो खाली पड़ी लैंड को मैनेज कर सकें और उस पर खेती कर सकें। इसी तरीके से वो और भी एक्ट्स ला रहे थे जिससे कि वो जो ज़मीनें हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, उनको वो अपने कंट्रोल में कर सकें, अपने तरीके से चला सकें। तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फॉरेस्ट एक्ट्स आए थे और उस वजह से फॉरेस्ट के आसपास के विलेजेस में रहने वाले लोग, इवन फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, इन सभी लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। अब फॉरेस्ट पे काफ़ी हद तक जो पेस्टोरल्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं। तो जब ये फॉरेस्ट एक्ट्स आए तो उनकी वजह से पेस्टोरल्स के ऊपर भी इन एक्ट्स का असर पड़ा। Through these acts, some forests which produced commercially valuable timber like देवदार और साल were declared reserved. अब जब ये फॉरेस्ट एक्ट्स आए तो इनके मुताबिक कुछ ऐसे फॉरेस्ट जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ ऐसे फॉरेस्ट, टिम्बर मतलब जो लकड़ी होती है, तो कुछ ऐसे फॉरेस्ट जो कि अच्छी लकड़ी प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि अच्छे दामों पे बेचा जा सकता है, जो अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, जैसे देवदार हो गया, साल हो गया। तो ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे इस तरीके की अच्छी लकड़ियाँ उगती थीं जिनको कि बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, उन फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने रिजर्व्ड कर दिया। रिजर्व्ड का मतलब क्या है कि कोई भी बिना परमिशन के उन जंगलों में नहीं आ जा सकता। किसी भी तरीके की एक्टिविटी जैसे कि खेती वगैरह करना वहाँ पे मना कर दिया गया था। नो पैस्टोरलिस्ट वॉज अलाउड टू एक्सेस दीज फॉरेस्ट। अब किसी भी पैस्टोरलिस्ट को इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाने की अनुमति नहीं थी। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड। अब कुछ फॉरेस्ट को तो रिजर्व्ड नाम दे दिया गया, उनको रिजर्व रख दिया गया, और कुछ ऐसे फॉरेस्ट थे जिनको कहा गया कि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। इन दीज some customary grazing rights of pastoralists were granted but their movement were severely restricted. अब रिजर्व्ड वाले में तो कुछ भी परमिशन नहीं थी, मतलब कि कोई भी एक्सेस नहीं थी, जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। बट जो प्रोटेक्टेड वाले फॉरेस्ट थे इनमें कुछ जो राइट हैं वो पैस्टोरलिस्ट को दे दिए गए थे। कस्टमरी राइट मतलब राइट दैट पीपल आर यूज्ड टू कस्टम एंड ट्रेडिशन। बेसिकली ऐसे राइट जो कहीं पे लिखे नहीं हुए हैं बट पुराने टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा के मुताबिक लोगों को ये अधिकार मिले हुए हैं। तो वो जो कस्टमरी राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पेस्टोरलिस्ट को दे दिए गए कि हाँ वो अपने जानवरों को कुछ एरिया में घास जो है खिला सकते हैं, उनको चरा सकते हैं। बट उनकी जो मूवमेंट है वो सीवियरली रिस्ट्रिक्ट हुई। हमें पता है कि हमारे जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनकी जो मेन एसेंस है, उनका जो मेन फीचर है वो यही है कि वो मूव करते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत ग्रेजिंग का राइट तो दे दिया बट उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बहुत ज़्यादा वो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते। अगर वो बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे जंगल में, तो फिर उनके ऊपर जो है फाइन लगाया जाता था। उनको बोला जाता था कि तुम बस इतने ही एरिया में रह सकते हो, इतने ही समय के लिए रह सकते हो। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई जा रही थी, उनके मूवमेंट को रोका जा रहा था। The colonial officials believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of trees that germinated on the forest floor. अब जो कॉलोनियल रूल था, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे, वो किस लिए फॉरेस्ट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे, किस लिए इनकी
जो मूवमेंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। क्यों कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया? क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर हम बड़े लेवल पे ग्रेजिंग करने के लिए अलाउ करेंगे, अगर हम पैस्टोरलिस्ट को बोल देंगे कि जाओ जंगलों में अपने जानवरों को लो और फ्रीली चराओ, तो उससे होगा क्या कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे उगे हैं जंगलों में, जो सैपलिंग्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी पौध होती हैं, नए नए पेड़ आ रहे होते हैं, उनको जानवर खराब कर देंगे। और जो पेड़ों में नई नई पत्तियां आ रही होती हैं, नई नई जो टहनियां आ रही होती हैं, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है भले ही, बट उसमें छोटी छोटी नई नई टहनियां आती रहती हैं, तो जो जानवर हैं वो इन नई नरम टहनियों को खा जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेड़ है वो और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। तो कुछ इस तरीके के जो कमेंट्स हैं, कुछ इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देके जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये कहते थे कि हम इसीलिए तुम्हें मना कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को मत लाओ, क्योंकि जानवर जो है वो पौधों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अगर छोटे छोटे पौधे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि आगे वो बड़े पेड़ बने। तो जंगल जो है इस वजह से खतरे में है। तो इस तरीके के कुछ बातें बोलकर वो लोग इनकी रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ावा दे रहे थे, इनको ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। द हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द सैपलिंग्स एंड मंच्ड अवे द शूट्स। तो वो यही कहते थे कि जो जानवर हैं वो छोटी छोटी सैपलिंग्स को कुचेल देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं, और जो शूट्स हैं, जो नई नई टहनियां हैं, उनको मंच करते हैं। मंच मतलब होता है चबाना, खाना, तो उनको खा जाते हैं। दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो नई ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं हो पाते। तो ये सारे तर्क देके वो कह रहे थे कि इसीलिए हमने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट रखा है और ग्रेजिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है। दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट। तो जिस तरीके से इन फॉरेस्ट एक्ट ने हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ को अफेक्ट किया था, वैसे ही पैस्टोरलिस्ट की लाइफ को भी इन्होंने पूरे तरीके से चेंज कर दिया। They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. अब क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट आए हैं, कुछ जंगलों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसमें जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, उन्हें रिजर्व कर दिया है, कुछ जंगलों को प्रोटेक्ट कर दिया है। तो इस सब की वजह से क्या हुआ कि जो पैस्टोरलिस्ट हैं उन्हें बहुत सारे ऐसे जंगलों में जाने से मना कर दिया गया जिसमें कि वो पहले कभी जाया करते थे और उसमें अपने जानवरों को अच्छा चारा खिलाते थे। फोरेज मतलब चारा। तो पहले पुराने टाइम पे, मतलब इन एक्ट्स के आने से पहले, जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो उन जंगलों में जाते थे अपने जानवरों के साथ, वहां पे उन्हें खाना खिलाते थे और मजे से रहते थे। बट इन एक्ट्स के आने के बाद क्या हुआ कि उनके उन जंगलों में जाने पर रोक लगा दी गई, रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई। उनको मना किया जाता था कि तुम जंगलों में नहीं जा सकते। इवन इन द एरियाज दे वर अलाउड एंट्री, देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड। और जिन थोड़े बहुत एरियाज पे उनको परमिशन दी भी हुई थी कि तुम ठीक है जाके चरा सकते हो, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे अलाउ किया गया था, बट अलाउ करने के बावजूद भी उनकी मूवमेंट को रेगुलेट किया गया था। ये काइंड ऑफ मतलब रिपीटेशन ऑफ थिंग ही हो रही है कि बता तो दिया कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था, बट वापस से ये लोग सेम ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा रही थी। दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। अब लोगों को क्या करना पड़ता था कि जब उन्हें एंट्री लेनी पड़ती थी तो एंट्री के लिए उन्हें परमिशन लेनी होती थी। अब इन एक्ट्स के आने से पहले ये होता था कि जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, बट इन एक्ट्स के आने की वजह से क्या हो रहा था कि उनको अगर जंगलों में जाना है तो उन्हें परमिशन लेनी होगी, ब्रिटिशर्स की अनुमति लेनी होगी। द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री एंड डिपार्चर वॉज स्पेसिफाइड, मतलब कि वो किस समय पे जंगलों में घुसेंगे और कितने समय तक उन्हें जंगलों से बाहर आना होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई की गई थी कि तुम इतने बजे से इतने बजे तक अंदर रह सकते हो, उसके पहले या उसके बाद नहीं। एंड द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वाज लिमिटेड, और जितने दिन वो जंगलों में बिता सकते हैं वो भी लिमिटेड थे। पहले उनकी मर्जी थी भाई, वो महीना भर जंगल में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, वो मतलब उनकी मर्जी है, उनका राज है, जंगल में जैसे उन्हें रहना है रह सकते हैं। बट इन एक्ट्स के आने के बाद क्या हुआ कि जितना दिन वो जंगलों में बिता सकते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गया कि तुम सिर्फ 10 दिन ही जंगलों में रहोगे, तुम सिर्फ 15 दिन ही जंगलों में रहोगे। इस तरीके से लिमिट जो है वो लगा दी गई। Pastoralists could no longer remain in an area even if forage was available. The grass was succulent and the undergrowth in the forest was ample. अब ब्रिटिशर्स ने इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंशन लगा दी लोगों के ऊपर, पैस्टोरलिस्ट के ऊपर, कि वो जंगलों में नहीं जा सकते। अब भले ही किसी जंगल में अच्छी घास अवेलेबल हो, अच्छा चारा अवेलेबल हो, ग्रास जो है वो सकलेंट है, सकलेंट मतलब बहुत ही जूसी है, रस भरी है, अच्छी घास है, और अगर
जो जंगल हैं उनमें जो अंडर ग्रोथ है, अंडर ग्रोथ मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ी वगैरह होती है जंगलों में, वो भी अगर अच्छी है, इन सब के बावजूद भी जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो ज़्यादा देर तक जंगलों में नहीं रुक सकते थे। अब पहले क्या होता था कि अगर जंगल में घास वगैरह खत्म हो रही है और सही से चारा नहीं है, तो वो ज़्यादा देर तक पैस्टोरलिस्ट खुद ही नहीं रुकते थे कि भाई यहाँ तो घास खत्म हो रही है, यहाँ तो अच्छी घास अवेलेबल नहीं है, अब थोड़ी थी, तो फिर वो लोग छोड़ के जाने लगते हैं कि चलो अब किसी और जगह। इसी जंगल में सब कुछ अच्छा है, अच्छी मात्रा में चारा भी अवेलेबल है, अच्छी घास भी है, इवन जो अंडर ग्रोथ है मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो भी एम्पल हैं, एम्पल मतलब इनफ हैं, पर्याप्त हैं और पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा हैं, अच्छे हैं, बट फिर भी वो लोग वहां पे नहीं रुक सकते थे, उन्हें जंगलों से निकलना पड़ता था। They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives. अब उन्हें जंगलों से निकलना पड़ता था, वो अपनी मर्जी से नहीं रह सकते थे क्योंकि अब उनकी लाइफ को जो फॉरेस्ट एक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, वो उनकी ज़िंदगी को रूल करते थे, उनकी ज़िंदगी पे राज करते थे कि मतलब कि पैस्टोरलिस्ट कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस जंगल में जा सकते हैं, कितनी देर तक रुक सकते हैं। अब ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही थी? ब्रिटिशर्स के ऊपर, उनके एक्ट्स के ऊपर, उनकी मर्जी के ऊपर। The permits specified the periods in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. अब अगेन की जो नंबर ऑफ डेज है वो बहुत ही स्पेसिफिक था कि तुम सिर्फ इतने दिन ही जंगलों में रुक सकते हो, स्पेसिफाइड था कि उनको जब परमिट दी जाती थी जंगलों में घुसने की, तो उनको बोला जाता था कि तुम सिर्फ इतने ही दिन रह सकते हो। अब अगर कोई ज्यादा दिन रुक जाता है, मतलब जितने दिन उनको परमिशन मिली थी, अगर उतने दिन से ज्यादा दिन अगर कोई जंगलों में पाया जाता था, तो फिर उनके ऊपर फाइन लगाए जाते थे। तो फर्स्ट रीजन में हमने देखा कि किस तरीके से जो खुले मैदान थे उनमें अब जो पैस्टोरलिस्ट हैं अपने जानवरों, और साथ ही साथ जो जंगल थे, जो घने घने जंगल थे जिनमें कि जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो अपने जानवरों को ले जा सकते थे, अब वो जंगलों में भी नहीं ले जा सकते थे। तो फर्स्ट में हमने देखा कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को कल्टीवेशन में ले रहे थे, इसलिए जो खाली ज़मीनें थी जिस पे छोटी छोटी घास उगती थी, अब वो भी इनके मतलब इनके एक्सेस में नहीं रही, और जो जंगल थे अब उनकी एक्सेस भी लोगों से, पैस्टोरलिस्ट से छीनी जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू ये समझाया गया है कि जो पेस्टोरल लैंड है, जो ग्रेजिंग लैंड है, वो किस तरीके से बड़ी मात्रा में कम हो रही थी। इन द 1920s अ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्टेड, तो 1920 में एक रॉयल कमीशन थी एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब जो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें देख रही थी उस पर अपनी रिपोर्ट्स जो है उसने दी। The extent of the area available for grazing has gone down tremendously with the extension of area under cultivation because of increasing population, extension of irrigation facilities, acquiring the pasture for the government purposes, for example, defense, industries and agricultural experimental farms. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ग्रेजिंग एरिया है, जिस ज़मीन पे लोग अपने जानवरों को लाते थे खाना खिलाने के लिए, वो ट्रमेंडसली मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे कम हो गई हैं, क्योंकि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जिन एरिया पे खेती हो रही है, वो अब बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इरिगेशन फैसिलिटी हो गई है, मतलब कि जो पानी की सिंचाई की जो सुविधाएं हैं अब लोगों को मिल गई हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती कर रहे हैं क्योंकि पानी सही से अवेलेबल है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो अपने पर्पजेस के लिए, अपने अलग अलग चीज़ों के लिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए वो ज़मीनों को एक्वायर कर रही है, पेस्चर्स को मतलब जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं उनको एक्वायर कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट को डिफेंस वगैरह की जो सेटलमेंट है वो बनानी है, कोई इंडस्ट्री वगैरह लगानी है, और कोई एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म लगाना है, मतलब कि कोई ऐसा एरिया पे खेती करनी है जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए, कि चलो देखते हैं ये काम आएगा कि नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए भी ज़मीनों को यूज़ किया जाता था। ये लोग अपने अंडर ले रहे थे कि अपने हिसाब से उनको यूज़ कर सकेंगे। नाउ ब्रीडर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज लार्ज हर्ड्स। अब पहले जो पैस्टोरलिस्ट थे वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों को एक साथ लेके चलते थे, क्योंकि जब वो इतने ज़्यादा जानवरों को लेके चलते थे तो उस टाइम पे उनके पास इतने ज़्यादा जानवरों को खाना खिलाने के लिए ज़मीनें होती थी, चारा होता था। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि ज़मीनें ही नहीं बची हैं, भाई ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ज़मीनें ले ली हैं और फार्मिंग में हो रहा है, फॉरेस्ट नहीं बचे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि लोगों के पास, जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनके पास बहुत कम ज़मीन बची है जिसपे कि वो अपने जानवरों को चरा सकते हैं।
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों को नहीं रख पा रहे थे, वो छोटी-छोटी मात्रा में ही रख रहे थे कि अब इतने जानवरों को लेने का फ़ायदा ही क्या, रखने का फ़ायदा ही क्या, जब उन्हें भूखा मरना पड़ेगा, जब उनके लिए पर्याप्त खाना मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो हर्डर्स हैं वो अब बहुत बड़े मात्रा में जानवरों को नहीं पाल पा रहे थे। Thus their earnings have gone down। अब अगर ज़्यादा जानवरों को नहीं पाल पा रहे थे, इसका मतलब कि कम डेयरी प्रोडक्ट होगा, कम वूल वगैरह होगी, तो उनके पास जो कमाई का साधन था वो भी अब कम हो गया, उनकी इनकम कम हो गई। द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ स्टॉक हैज़ डिटीरियोरेटेड। अब जब सही से खाना ही नहीं है, जब सही से चारे वाली ज़मीनें ही नहीं हैं, अच्छी घास अब जानवरों को नहीं मिल रही, तो इस वजह से क्या होगा कि जो लाइफ स्टॉक है, जो जानवर हैं, उनकी भी हेल्थ अब डिटीरियोरेट हो रही थी, उनकी भी अब जो कंडीशन है वो खराब हो रही थी। डिटीरियोरेट मतलब उनकी कंडीशन कम हो रही थी, बुरी हो रही थी। डाइटरी स्टैंडर्ड्स हैव फॉलन एंड इनडेटनेस हैज़ इंक्रीज्ड। अब जो डाइटरी स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब लोगों का जो खान पान का पहले जितना न्यूट्रिशियस वो फूड खाते थे, उनके जानवर पहले जितना न्यूट्रिशियस फूड खाते थे, अब वो नहीं मिल रहा है। लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है, उनका भी खाना खराब हो रहा है और अब लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं। क्योंकि पहले उनके पास अच्छे खासे जानवर हुआ करते थे, तो वो अपना इतना कमा लेते थे कि ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट क्योंकि अब उनके जानवर भी कम होते जा रहे हैं, उनकी कमाई का साधन कम होता जा रहा है, इसीलिए उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है और वो कर्जे में डूबते जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी कंडीशन जो है वो एकदम ही खराब होती जा रही है। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, हमारे यहाँ के ये पैस्टोरलिस्ट हो गए, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो बस अपना फ़ायदा लेना है, उनको इंडिया से ज़्यादा चीज़ें लूटनी है और अपने इंग्लैंड को अमीर बनाना है। उनका बस ये मकसद था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पे लोगों की लाइफ जो है वो कैसी चल रही है।